आज हम क्लास 10th के गणित के प्री बोर्ड तथा बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा सेट हम सॉल्व करने चल रहे हैं क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ ऊपर कॉर्नर में या नीचे देखने को मिल जाएगा। हम एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट वालों को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन मैंने बना लिया है, ठीक। तो हम इसको एक एक करके शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सेक्शन बी से शुरू करेंगे। सेक्शन बी से शुरू करें या सी से कर दें? सेकंड बी वाला बाद में करते हैं, है ना। हम इसको सेकंड सेक्शन से करते हैं। आपको पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन वाइज आप देख लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम करते हैं, फिर फर्स्ट वाले पे आते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290 है। दो क्रमागत मतलब लाइन से, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये क्रमागत होता है। अब विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम क्या? जैसे हमने एक ले लिया विषम है, तो 2 नहीं 3 विषम है, फिर 5 विषम है, फिर 7 विषम है, फिर 9 विषम है, तो ये विषम संख्या है, ठीक है। ऐसे ही दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल न हो। अगर उनका हम वर्ग करके जोड़ देते हैं तो टोटल वर्गों का योगफल 290 है, तो टोटल कितना आता है? 290। तो दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम मान लेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं माना पहली क्रमागत धनात्मक, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x है। हमने मान लिया कि पहली क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x है, तो दूसरी क्या होगी? तो दूसरी क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 क्यों? समझिए, जैसे हमने 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये लिया। अच्छा, आप कहेंगे बीच का कहा गया? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, एक के बाद 2, ये सम आ गया, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम। सम का मतलब जो 2 से कटे, विषम का मतलब जो 2 से ना कटे। तो ये 2 तो सम है, इसको हटाना पड़ेगा। 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है, 10 भी सम है। तो ये संख्याएं जो बच गई वो क्या है? विषम संख्याएं हैं और धनात्मक है। ऐसा भी नहीं कि हमने माइनस में ले रखा है। तो कह रहा है कि लगातार क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर हम कह दें पहला 1 है तो दूसरा 3 होगा। कब? जब इस 1 में हम 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 तक पहुंचेंगे। या अगर हम कह दें पहला 3 है तो दूसरा 5 होगा, क्योंकि इस 3 में हम 2 जोड़ेंगे तभी तो 5 तक पहुंचेंगे। या मान लो हमने कहा पहला 9 है तो दूसरा क्या होगा? जब इस 9 में 2 जोड़ेंगे तभी तो हम 11 तक पहुंचेंगे दूसरे पे। तो इसीलिए हमने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने x ले लिया, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगी? x प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290 है। प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का, पहला विषम पूर्णांक ये है, इसका वर्ग, और ये भी तो विषम पूर्णांक है, तो x प्लस 2 इसका वर्ग, इसका भी वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग हो गया। इसने कहा कि इनके वर्गों का योग मतलब जोड़, इनका वर्ग करके अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमारा दिया है 290। बस अब हमें इसी को सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी यहाँ रख देंगे, पहला हो जाएगा, यहाँ रख के 2 जोड़ देंगे, दूसरा हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको फार्मूला लगाना, फार्मूला कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a मतलब पहला और b मतलब दूसरा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो a मतलब x है तो x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस b स्क्वायर, b मतलब दूसरा, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे a गुणे b, तो 2 गुणे a मतलब पहला वाला x,
और गुणे बी मतलब ये दूसरा वाला 2, और यहाँ बराबर में क्या है 290। सॉल्व करिए। देखिए एक्स स्क्वायर 2 बार है तो इसको हम 2x² लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ। देखो यहाँ 2 से x इतना गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और x और है तो 4x आ जाएगा, बराबर यहाँ 290 है। हम चर को एक तरफ कर लेते हैं, 2x² ये प्लस का 4x बराबर उधर 290 है, ये प्लस का 4 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 4 होगा, उधर माइनस का 4 होगा। अच्छा इन दोनों में ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो यहाँ से 2 का अच्छा 2x भी कॉमन होगा, लेकिन x कॉमन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 2 कॉमन कर लिए केवल। यहाँ बचा क्या x² प्लस 2 दूनी 4x, देखो 2x² और 2 दूनी 4x बराबर 290 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 286 बचेगा, क्योंकि 286 4 90, तो 286 आ गया। अच्छा यहाँ से अगर हम निकालेंगे x² प्लस 2x बराबर, तो इधर 286 है, ये 2 गुणे में है तो 2 यहाँ भाग में आएगा, 2 से अगर हम इनको काटेंगे तो देखिए 2 1 के 2, अब 8 में 2 चौके 8, 6 में 2 तिहाई 6, तो फाइनली हमारे पास आया x² प्लस 2x बराबर, ये तो कट ही गया है 143। अब हमें इसको इधर लाना पड़ेगा, तो x² प्लस 2x 143 इधर आएगा तो माइनस का 143 हो जाएगा, माइनस का 143 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे करेंगे, एक किनारे किनारे का गुणा करते हैं, 143 से x² में करेंगे तो आएगा 143x², अब बीच में क्या है 2x, तो x² को भी इग्नोर करिए, हमें इसी 143 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि गुणा करें। अच्छा ये माइनस प्लस माइनस होगा, 143 को ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर माइनस का 143 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए, और ये बीच वाला देखिए प्लस में है, तो जो 2 टुकड़ा मिलेगा उसमें जो बड़ा होगा वो प्लस का रखेंगे। यहाँ देख लिया करो, अगर यहाँ माइनस है तो जो बड़ा होगा उसको माइनस में रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो जो बड़ा होगा उसको प्लस में रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 143 को हम तोड़ लेते हैं, 143 देखते हैं किससे कटता है, 2 से तो कटेगा नहीं, 11 से कटेगा। देखिए 11 1 के 11, 3 14 33 होगा, तो 11 3 33। अब ये 13 से कटेगा, 13 1 के 13, तो क्या हमारे पास आया 11 और 13। ठीक है, देखो 13 में से अगर 11 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 13 में 11 से गुणे करेंगे तो 143 आएगा, क्योंकि हमारे पास एक 11 मिल चुका है, एक 13। ई कहता है कि हम प्लस बड़ा वाला प्लस में चाहिए, तो बड़ा 13 है तो इसको प्लस में ले लो, और ये गुणा करने पे माइनस का 143 आना चाहिए, तो गुणा करने पे माइनस में तभी आता है जब 2 में से कोई एक माइनस हो। सोचो अगर दोनों माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस रहेगा ही रहेगा, एक प्लस हो एक माइनस हो गुणा करेंगे तो ही माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं माइनस में, देखो प्लस माइनस माइनस, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस का 143। अब बात आती है एक्स की, तो भाई एक्स ही है तो दोनों के साथ एक्स लगा लो ना, क्या दिक्कत है। तो 11x और क्या आ गया 13x, समझ में आया। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब हम इसको तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे कैसे, इसको ऐसे ही रहने दो x², अब ये जो 2 है टूटा है किसमें -11, तो माइनस का 11x और प्लस का 13x, और यहाँ क्या रह गया माइनस का 143 बराबर 0। देखो 13 में से 11 घटाएंगे 2x। अब ये जो 2 भागों में बटा है, एक भाग ये है एक भाग ये है, इन दोनों में कॉमन करो, इन दोनों में देखो x है, तो अगर हम x कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा क्या 1x, क्योंकि x² है, माइनस है तो माइनस, x बाहर है तो यहाँ रह जाएगा केवल और केवल 11। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, इस ब्रैकेट में जो आया है x -11, इस ब्रैकेट में भी वही रहेगा, यानी यहाँ x है तो यहाँ भी x रहेगा, तो यहीं से तो हम कॉमन लेंगे। अगर यहाँ केवल x चाहिए तो मतलब ये 13 हमें नहीं चाहिए, तो ये प्लस का 13 हम कॉमन कर देंगे। अब 13 जैसे कॉमन करेंगे यहाँ x बच जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, 13 से जैसे इसमें करेंगे तो ये 11 बार जाएगा, 13 अगर यही 143। आपको ये सब सोचना ही नहीं है, सीधा यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो जब x रखेंगे तो फालतू का 13 है तो प्लस 13 कॉमन करेंगे, तुरंत जो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ इसमें भी रख दो, हो जाता है बराबर 0। अब आ गया ये, ध्यान से समझिए, ये प्लस एक भाग ये है एक भाग ये है, इसमें भी x -11 इसमें भी x -11, तो x -11 कॉमन हो जाएगा, x -11 हमने क्या कर दिया कॉमन,
तो अगला क्या बचा, यहाँ x बच गया और ये प्लस का 13, तो x और प्लस का 13 बराबर क्या है 0 के। अब यहाँ थोड़ा समझना, इन दोनों को गुणा करने पे 0 आ रहा है। दो संख्याओं को गुणा करने पे 0 तभी आ सकता है जब इन दोनों में से कोई 0 हो, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम ये कह नहीं सकते कौन 0 है, तो हमें मानना पड़ेगा, माना कि ये 0 है, फिर मान लेंगे कि ये 0 है। ठीक, तो हम तुलना करेंगे, x माइनस 11 बराबर मान लेते हैं कि 0 है, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, माइनस 11 उधर जाएगा तो प्लस का 11, x का एक मान आ गया। अच्छा, यहाँ हम तुलना करते हैं, x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 उधर जाएगा, माइनस का क्या आएगा 13, तो x के दो मान आए 11 और 13। लेकिन प्रश्न क्या बोला है, पहली क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी दो तो हैं संख्याएं लेकिन वो धनात्मक चाहिए, ये तो ऋणात्मक हो गया, तो ये हो नहीं सकता, धनात्मक कौन है ये, तो हम ये वाला मान ले नहीं सकते कि x का मान क्या रखेंगे 11। तो अब हमारी पहली क्रमागत संख्या क्या थी x, तो पहली क्रमागत संख्या x थी और x का मान क्या आ गया है 11, तो पहली क्रमागत संख्या हमारी 11 हो गई। ठीक, दूसरी की बात करें, दूसरी क्रमागत संख्या क्या थी, x प्लस 2 थी, क्या थी x प्लस 2 थी, तो ये बताइए दूसरी क्रमागत संख्या x का मान क्या आया है 11, तो x की जगह रख देंगे 11 और प्लस का ये 2, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 11 2 13, यानी ये हमारा आंसर आ गया 11 और ये आ गया क्या 13। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी से, एक बार फिर से समझ लो। इसने कहा दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, तो पहली हमने क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक माना x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। प्रश्न ने कहा इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, तो इसका भी वर्ग कर दिया इसका भी वर्ग कर दिया, और कहा इनका योगफल यानी जोड़ दो, 290 आता है, तो 290 के बराबर हमने कर दिया। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, यहाँ फार्मूला लिख दिया है हमने, पूरा सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया आपके सामने है। आई होप आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख डालिएगा, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लाइट ना कट जाए, वाट लग जाएगी। बी वाला क्वेश्चन इसका देखिए क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहले समझिएगा, दो अंकों की एक संख्या है, एक संख्या है कोई, मान लो हमने लिख दिया 25, तो दो अंकों की संख्या है कि नहीं, तो ये क्या होगा इकाई वाला अंक है, यूनिट डिजिट, ये क्या है दहाई वाला अंक है, यहाँ कुछ और होता सैकड़ा हो जाता, तो ये इकाई है ये दहाई है। इकाई में बताइए किससे गुणा होता है, इकाई मीन्स 1 से गुणा होता है, और ये दहाई में किससे गुणा होता है 10 से गुणा होता है, तभी तो 10 दूनी 20 और 5 1 के 5, इनको जोड़ेंगे तो 20 5 25 आएगा। तो इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा, तो यानी हमें जब दो अंकों की एक संख्या होगी तो उसमें कोई इकाई भी होगा कोई दहाई भी होगा, तो हमें मानना पड़ेगा, माना क्या, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर हमने ले लिया x, फिर हमने कहा दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर क्या y, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, अभी तो किए हम, इकाई में देखिए 5 से गुणा था, दहाई में किससे गुणा था 10 से गुणा था, तो इनको जोड़ दिया गया, तो इकाई में हम किससे 1 से गुणा करेंगे, तो इकाई कौन है x, x में 1 से गुणा करेंगे x होगा, प्लस जोड़ देंगे किसमें दहाई, दहाई 2 था तो इसमें 2 दहम 20, तो दहाई का अंक कौन y, तो y में हम 10 से गुणा करेंगे 10y, ठीक है, क्या हो जाएगा 10y प्लस x। समझ गए भाई, संख्या कौन है, अगर हम इकाई को यहाँ रख दें, y को यहाँ यही तो है, तो इसमें किससे गुणा है 1 से, इसमें 10 से, तो 10y प्लस x, जैसे अभी हमने यहाँ समझाया था, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, हमने कहा
यहाँ पर 72 है, तो ये इकाई ही है, दहाई है, तो इस इकाई में किससे गुणा है 1 से, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा। ये दहाई में 10 है, 7 में 10 से गुणा करेंगे तो 7 दहा में 70, समझे, यानी इस 7 में गुणा हो रहा है किससे 10 से, तो दहाई में, तो यहाँ देखो दहाई y है तो y में 10 से गुणा हो रहा है, और ये इकाई में 1 से हुआ था तो इकाई x है, x में 1 से गुणा होगा वही आएगा। समझ में आया? इतना डीप समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अब आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया, तो संख्या जो हमारी बनी 10y प्लस x, क्योंकि दहाई में 10 से गुणा, इकाई में 1 से गुणा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, अंक कौन है, यही तो है इकाई का अंक, दहाई का अंक, इनका योग 9 है। अगर हम प्रश्न के अनुसार चले, प्रश्न के अनुसार इनको अगर हम जोड़ दें, x प्लस वाई ये बराबर क्या है 9 है, यही तो कहा अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 है। यहाँ से क्या हम x का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल, अगर x का मान हम यहाँ से निकाल लें तो x बराबर ये 9 है, ये प्लस का y उधर जाएगा, माइनस का y होगा, तो एक हमें इक्वेशन मिल गया कि x का मान हम ये रख सकते हैं, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, ठीक, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन है, संख्या यही तो है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंक पलट दो, इसके अंक को पलट दो, इसके अंक को पलट दो पहले, तो हम लिखेंगे क्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो क्या होगा 10x प्लस वाई होगा। अरे भाई x y यही तो अंक है, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, पलट गया, समझ में आया, x यहाँ आ जाएगा, y यहाँ चला जाएगा, तो 10x प्लस वाई हो गया। तो ये हमारी संख्या थी, जब अंकों को पलट दिया तो ये हमारी संख्या बन गई, ठीक है। तो प्रश्न फिर से समझिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अंक हमने x y माना तो x प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ से मान निकालिए x बराबर y उधर भेज दिया तो ये 9 माइनस वाई हो गया। कह रहा इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन है, यही तो है संख्या, इसको लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब हम प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, ये 10y और प्लस x, ठीक, ये संख्या होगी, कहा इसका 9 गुना, तो 9 से गुणा कर देंगे, इस संख्या का 9 गुना, ठीक, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसके अंकों को जब पलट दिया संख्या कौन बनी, ये कौन 10x प्लस वाई, यही तो संख्या बनी। इस संख्या के, पुरानी संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये का 2 गुना है, यानी इसका 2 गुना है, तो इसमें 2 से गुणा कर दो और बराबर लिख दो, है का मतलब बराबर, संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये हमारी, इसके 2 गुने के बराबर, तो हमने बराबर रख दिया, ठीक है। अब कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए, अब बताइए तो संख्या थी, अगर हमें x y का मान पता चल जाए, यहाँ रख देंगे तो संख्या निकल जाएगी, तो चुप मार के हमें इसी को सॉल्व कर देना है बस। 9 से गुणा करेंगे 9 दहा में 90, y है तो y प्लस 9 से x में करेंगे तो 9x बराबर 2 से इसमें करेंगे 2 दहा में 20x और 2 से y में करेंगे 2y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ 9y है, 90y है, 90y, ये 2y इधर लाओ तो माइनस का 2y होगा, उधर क्या है 20x, ये 9x उधर ले जाओ तो माइनस का 9x होगा, 90y में से 2y घटाएंगे तो 88y आएगा, और 20x में से 9 घटाएंगे तो 11x आएगा, 20 में से 9 घटाएंगे तो 11x, ठीक है। तो 88y बराबर क्या है 11x है, और ये बताइए x का मान हमारे पास है कि नहीं, 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई, तो अगर हम इसको इक्वेशन मान ले, या यहाँ से हम y निकाल लें, यहाँ से देखो y, पहले y निकालो, देखो y बराबर उधर क्या है 11x, तो 88 गुणे में है तो भाग में आएगा, 88 गुणे में है तो भाग में आएगा, काट दीजिए, देखिए 11 1 के 11 और 11 अठे 88, तो y बराबर क्या आ गया, ऊपर 1 से x में होगा x और बटे में 8, y बराबर आ गया x बटे 8। अब समझिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, इस x का मान अगर हम इस समीकरण 2 में रख दे तो y का मान आ जाएगा, फिर जो आएगा यहाँ रख देंगे, ठीक। तो x का मान
आप चाहो तो y का मान उठा के यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसका रखते हैं। x का मान समीकरण, अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो आप इसको जूम कर लीजिए, ठीक है, दिख जाएगा, क्योंकि छोटा नहीं लिखेंगे तो बोर्ड में आएगा नहीं। x का मान, इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, y इज इक्वल टू यक्स बटे 8, यक्स यहाँ है तो यक्स का मान क्या, 9 माइनस वाई, तो इस यक्स की जगह लिख देंगे 9 माइनस वाई, बटे में 8 है तो 8 लगा देंगे, ठीक है। अब ये 8 भाग में अगर इधर भेजेंगे तो गुणे में आएगा, तो 8 इधर आएगा तो y में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 8y बराबर ऊपर क्या बच गया, 9 माइनस वाई, अभी बचा नहीं रहेगा, ये तो इधर आ चुका है। अब देखो ये 9 है हमारा, 9 माइनस वाई, तो ये 8y है, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y होगा, उधर बचा क्या 9, 8y में एक y जोड़ेंगे कितना y हो जाएगा, 9y, 9y बराबर 9, तो अगर हम 9 से काट दें इसको, 9 1 के 9, एक बार में गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, y का मान 1। इस y का मान अगर हम यहाँ रख दें तो x का मान आ जाएगा, क्योंकि इसको लाके इसमें रखे थे तो ये आ गया, तो इसको ले जाके फिर वहां रखना पड़ेगा ना, तो y का मान आगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 9 माइनस वाई है, और y का मान 1 आया है तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो x बराबर क्या आ गया, 9 में से 1 घटाएंगे 8, x का मान 8 आ गया, y का मान 1 आ गया। हमसे पूछी थी वो संख्या क्या है, तो संख्या लिखेंगे हम, संख्या बराबर, संख्या क्या थी भैया 10y प्लस एक्स, उसको मत लिख देना, वो पलटने पर बना है, मूल संख्या यही थी जो इनसे बना था, संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, तो संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, मान रख दीजिए, 10 है तो 10 गुणे y, और y का मान 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे, प्लस है तो प्लस फिर x है, और x का मान क्या आया है 8, तो यहाँ 8 रख देंगे, 10 1 के 10 और प्लस का 8, तो 10 8 18, ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई, यही हमारा आंसर है, क्योंकि पूछा था वो संख्या क्या है। अब देख भी सकते हैं आप, इसको चेक कैसे करेंगे, इसने कहा था संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, देखो 8 और 1, 8 1 कितना हो जाएगा 9, और इसने कहा था इस संख्या का 9 गुना, तो 18 में 9 से गुणा कर देना, संख्या को पलट दोगे तो 81 के 2 गुने के बराबर होगा, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो, आंसर ऐसे ही, फिलहाल आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करिए, फिर से एक बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ समझाने में, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, दिख रहा है जी, पर्याप्त दिख रहा है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें इसको अब। अगला क्वेश्चन दिया है, दी हुई आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD दिया है, पहले हम लिख लें, दिया है, क्या दिया है, OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD के, ठीक, और ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D, एक चित्र दिया है, चित्र क्या है ऐसे, ठीक, यहाँ A है, ये O है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक, इसी चित्र की बात किया है, तो इसमें हमें दिया क्या है, देखिए OA बटे OB, OA बटे गुणा में है OA गुणे OB बराबर OC गुणे OD दिया है, हमें क्या दिखाना AC की, देखो ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना है, ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना है, तो ये देखो ये इसके बराबर है कि नहीं, पहले ये बताओ, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण, तो ये इसके बराबर तब होगा जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे, या समरूप आप कर दीजिए, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो या समरूप हो तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो समरूपता नियम क्या कहता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए तभी तो होगा, तो हमारे पास तो कुछ दिया ही है, हम सॉल्व करते हैं,
ये क्या है हमारे पास दिया है, ओ ए इंटू का मतलब क्या है गुणे, ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी, ये दे रखा है, हमने इसको लिख लिया। देखो ओ ए को हम यहीं रोकते हैं, इस ओ सी को यहाँ लाते हैं, गुणे में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा ओ सी, बराबर इधर बचा कौन, ओ डी, यहाँ ओ बी को हम इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा ओ बी। देखो इसको यहीं रखें, इस ओ सी को उठा लाएं इसके नीचे, इधर कौन बचा, ओ डी, देखो ओ ए बटे ओ सी हो गया कि नहीं, ये ओ डी है उधर, इसको लेके चले गए हम इसके नीचे, तो ओ डी बटे ओ बी हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्यों है, इसके लिए रीजन आप दे सकते हैं क्योंकि ये दिया है। अब इसको ध्यान से देखिए, ओ ए बटे ओ सी, इस त्रिभुज में ओ ए बटे ओ सी, इस त्रिभुज का ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के अनुपात में है, अनुपात में है, और ओ बी बटे ओ डी, ओ बी कहाँ, ओ बी इस त्रिभुज का ये वाला भुजा ओडी के इसके अनुपात में है। तो बताओ इस त्रिभुज का ये भुजा इस त्रिभुज के इसके अनुपात में है, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज के इसके अनुपात में है, तो दो भुजा मिल गए, बीच वाला एंगल बराबर है ही शीर्षाभिमुख, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, समरूप हो गए तो इनका कोण बराबर हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे क्या, इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ बी में, सी ओ बी में, इसमें ये जो दिया है इसको लिख लीजिए, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी, रीजन देने पड़ेगा, कहाँ से लिख दिया हमने, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, मेरी बातों को भी सुना करिए जो मैं बोलता हूँ, है ना, अगर नहीं लिख पा रहे हो देख के, तो ये तो दिया था तो हमने इसको लिख लिया, और ये बीच वाला एंगल इसके बराबर है तो क्या लिखेंगे, ए ओ डी, यानी ये वाला कोण, कोण ए ओ डी बराबर होगा इधर वाले के सी ओ बी के, कोण सी ओ बी के, क्यों होगा, शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण, और शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो साइड एंगल साइड रूल लग गया, तो हम लिखेंगे क्या, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता भी कह सकते हो, लेकिन कक्षा 10 में समरूपता, इसलिए समरूपता लगाइए, समरूपता कसौटी या नियम से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज, ये जो लिखे थे कौन सा, एओडी, एओडी समरूप होगा, ये चिन्ह है समरूप का, त्रिभुज किसके, सीओबी के, सीओबी के, ये हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो इनके जो होते हैं कोण बराबर होते हैं, ये पहला कोण ए सी के बराबर हो जाएगा, तो कोण ए बराबर कोण सी, और कोण ओ को के है ही, और ये डी वाला बी के हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण बी, और यही हमें सिद्ध करना था, ए सी के बी डी के, हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम आप लिख सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं हटता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिटा दें इसको, तीन क्वेश्चन हमने कर लिया। देखिए समय ज्यादा लगेगा क्योंकि मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, और इसके तरीकों को भी आप सीख लीजिए, एग्जाम में काम देगा भैया, है ना, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती, क्या है, सिद्ध कीजिए दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त क्या, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही, जैसे हमने गोला प्रकार लिया और ऐसे गोला कर दिया, फिर हमने थोड़ी सी और त्रिज्या बढ़ा ली, एक और बना दिया, जिसका केंद्र एक ही उसे संकेंद्रीय कहते हैं, यहीं से इसको भी खींच लिया गया, यहीं से इसको भी खींच लिया गया, ठीक है। दो संकेंद्रीय वृत्त जिसमें बड़े वृत्त की जीवा, बड़ा कौन है ये, बड़े वृत्त की जीवा, जीवा क्या होती है, परिधि से परिधि तक मिलाने वाली रेखा, तो ये हो गई क्या, जीवा, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी ये इसको टच कर रही है, मतलब हम यहाँ से नहीं खींच सकते, कहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचना पड़ेगा जो टच करके जाए, तो यहाँ से यहाँ टच कर रही थी, इस बड़े वृत्त की ये जीवा इस छोटे वृत्त को टच कर रही थी, स्पर्श रेखा हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसको छू के जा रहा है, जो बड़े वृत्त की जीवा है वही छोटका वाले जो वृत्त है इसका क्या है, स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, ठीक।
कह रहा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, मतलब ये जो पॉइंट है, अगर हम इस जीवा को ए बी मान लें और इसको पी मान लें तो हम कह सकते हैं ये पी ए बराबर पी बी, हमें इसको इसके बराबर दिखाना है, इसको इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, और कुछ कहा नहीं है। ठीक, तो हम लिख लेते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि ये पी ए बराबर पी बी हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी, यही हमें दिखाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर, देखिए अगर हम इसको यहाँ खींच दे तो आपको एक रूल पता होगा, क्योंकि इस वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, त्रिज्या जो होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 और ये 90 हो जाएगा, और यहां से इसको हम मिला देते हैं, यहां से इसको हम मिला देते हैं। ठीक, और इस सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। तो अगर देखो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर दें, सर्वांगसम करना पड़ेगा, समरूप से काम नहीं चलेगा। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो इनके संगत भाग, ये वाला इसके बराबर, ये बीच वाले के, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और यही सिद्ध करना है। ये वृत्त है, त्रिभुज नहीं है, हमें समरूप ही सिद्ध करना है, वृत्त है, इसमें हम कर सकते हैं सर्वांगसम। ठीक है, तो यहां पर आते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, रचना आप लिख सकते हो या पहला नियम ही लिख सकते हो। क्या पहला स्टेप क्या किया हमने, ओ ए कामा ओ बी व ओ पी को मिलाया, देखिए ओ से ए को, ओ से बी को, ओ से पी को हमने मिलाया। अब ये जो ओपी है, क्या है, ओपी है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी पर। ये ओपी इस ए बी पर परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है, लंबवत है कि नहीं, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। लेकिन आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या, क्या, त्रिज्या किस पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक, अब इन दोनों त्रिभुजों में हम आते हैं, त्रिभुज कौन सा, ए ओ पी ले लेते हैं, या ए पी ओ, यही ले लो, ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज यहां से बी ओ पी, त्रिभुज बी ओ पी में, ए ओ पी बी ओ पी में, इसमें देखो ये ए ओ बी के बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये भी तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लिखेंगे क्या, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, रीजन क्या लिखेंगे, बराबर त्रिज्या, यानी त्रिज्या क्या है, बराबर, या आप ये भी लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये 90 के सामने है, 90 के सामने है, 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, हम कह सकते हैं ये एच वाला रूल लग गया। ठीक, आगे चलिए, इसमें ये कोण 90 है, इसमें भी तो एक कोण 90 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी ओ, कोण ए पी ओ, ए पी ओ बराबर है क्या, बी पी ओ के, बराबर है कोण बी पी ओ के, और ये दोनों 90 हैं, ए पी ओ और बी पी ओ, ये दोनों 90 है। रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि ओ पी, क्या, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, ये ओ पी इस पर क्या है, लंब है, इसलिए दोनों क्या है, 90 है। अब इन दोनों त्रिभुजों में ये बताइए, जो ओपी है ये तो दोनों में है कि नहीं, और साथ ही साथ ये एंगल है, तो एंगल 90 डिग्री वाला, तो हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल है। अब आगे चलिए, ये ओपी ओपी के ही बराबर है, तो हम लिखेंगे क्या, ओपी बराबर ओपी, और ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अगर इसको देखें तो एक साइड है कि नहीं, एक भुजा ही तो है, तो ये साइड हो गया। तो नियम क्या लग गया, एक राइट एंगल मिला, एक हाइपोटेन्यूस कर्ण मिल गया, एक साइड मिल गया, तो आरएचएस नियम। अब आप ये कह दीजिए सर पहले तो एच मिल गया, आर मिल गया, एच आर एस कह दो, ऐसा नहीं होता, कहीं कोई मिला हो नियम लिखेंगे आरएचएस। ठीक है, तो इस दोनों में एक 90 है, तो इसमें भी एक 90, एक राइट एंगल मिला, 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण दोनों बराबर है, तो एक एच मिल गया हाइपोटेन्यूस।
और ये दोनों में इस त्रिभुज में भी एक साइड का काम कर रहा है, इस त्रिभुज में भी एक साइड का काम कर रहा है, तो RHS नियम लग जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, RHS सर्वांग समता नियम से, समरूपता नहीं सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, सर्वांग समता है टा मत समझना, नियम से यही दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOP के। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। हमें तो केवल AP और PB चाहिए। इधर देखो ये किनारे वाला AP इस PB के होगा कि नहीं होगा, AP किसके होगा, PB के। तो हम लिख देते हैं क्या, AP बराबर BP, AP बराबर BP। अच्छा AO बराबर BO भी होगा, OP बराबर OP भी होगा, लेकिन हमें वो सब नहीं चाहिए। जो चाहिए हमें क्या, PA बराबर PB, PA बराबर PB। देखिए PA बराबर PB, बस हो गया, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध किया गया। इतना ही आपको करना है। आई होप बेटर आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता से। एक थैले में 3 नीली, 2 सफेद, 4 लाल गेंद है। यदि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद सफेद है, नीली है, लाल है। देखिए पहले लिखते हैं क्या दिया है। एक थैले में 3 नीली, तो नीली गेंद की संख्या कितनी है, 3 है। 2 सफेद है, तो हम लिखेंगे क्या, सफेद गेंद की संख्या कितनी है, 2। फिर है, अच्छा आप 3 बार ना लिख के ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब ये कॉपी हो जाएगा। ठीक, और 4 लाल गेंद है, यानी लाल गेंद की संख्या क्या हो जाएगी, 4। ठीक, इतना ही है। तो क्या एक बार हम कुल कर लें, कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या 4 2 6 3 9, कुल 9 गेंद हो गया। 3 नीली है, 2 सफेद है, 4 लाल है, टोटल 9 हो गया। कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए सफेद नीला लाल की, सफेद की। तो हम पहले लिखते हैं सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद होने की प्रायिकता। देखिए हमेशा नीचे टोटल लिखते हैं, कुल कितने गेंद हैं, 9, और सफेद का पूछा है तो सफेद कितना है, 2, तो ऊपर लिख दो 2, 2/9 हो गया। भाई 9 में से इस पूरे में से 2 ये ना सफेद निकलेगा, तो 9 में से 2 गेंद सफेद निकलेंगी, तो ये हो गया सफेद गेंद होने की प्रायिकता। फिर सेकंड क्या पूछा है, नीला गेंद। तो हम लिखेंगे क्या, नीला या नीली, नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो टोटल तो 9 है, ऐसे डॉट डॉट मतलब यही उतार लीजिएगा आप लोग, है ना, बार बार मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। नीली गेंद होने की प्रायिकता एग्जाम में पूरा लिखना, नीली गेंद टोटल 9 है। ठीक, और नीला कहाँ है, नीले गेंद की संख्या 3 है, तो 3/9। लेकिन यहाँ काटना पड़ेगा। देखिए ये 2/9 कट नहीं रहा था, लेकिन ये कटेगा तो काटना पड़ेगा। 3 1 के 3, 3 तिहाई 9, तो 1/3 आ गया। ठीक, ये नीली गेंद की आ गई। अब है लाल गेंद की, तो हम लिखेंगे क्या, लाल गेंद की होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो टोटल है कितना, 9, और लाल उसमें से कितना है, 4, तो 4/9, ये कटेगा नहीं, यानी यही आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत एकदम हलवा सवाल था ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है माध्यिका निकालना है। ठीक, मुझे बार बार देखना भी पड़ता है, कहीं 2 चीजें, एक कहीं ये ना बैटरी इसकी बैठ जाए, कहीं दूसरा वो ना बंद हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे दिया है वर्ग अंतराल, इसको हम विधिवत ढंग से लिखते हैं, वर्ग अंतराल। फिर होता है बारंबारता, बारंबारता।
तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, फिर है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, इतना ही है। ठीक, बारंबारता दिया है 7, 4, 2, 2, 3, 2। यहाँ एक सेक्शन बनता है जिसे हम कहते हैं योग। ठीक, इस बारंबारता को हम कहते हैं एफआई। हमें ज्ञात करना है क्या, माध्यिका। ध्यान देना, क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका, माध्यिका क्या होता है, देखिए माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF, अब बटे में एफ आई नहीं एफ इंटू में H, ये माध्यिका का फार्मूला है। तो इसके लिए हमें n पता होना चाहिए। n क्या है, इन सभी का योग है। CF क्या है, हमें CF कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ती है, CF निकालेंगे। CF क्या, इन सबको जोड़ देंगे। जैसे यहां तक जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, अब यहां तक जोड़ेंगे 7 4 11, अब यहां तक जोड़ेंगे 7 4 11, 11 2 13। तो इस तरीके से नहीं जोड़ना है, सिंपल देखो 7 को आपने लिख लिया, इस 7 में 4 जोड़ो 11, अब इस 11 में 2 जोड़ो 11 2 13। देखो इसमें जोड़े, इसमें ये जोड़ो, कितना आ गया 11, 11 में 2 जोड़ा कितना आ गया 13, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20। समझ गए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। वैसे भी आप जोड़ेंगे तो टोटल वही आएगा। ठीक है, देखो 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20। ये जो 20 आया है ना भैया, 20 जो आया है ना, यही n है, यही n है, n बराबर 20। कोई दिक्कत, ठीक है। हमें n/2 भी चाहिए, तो यहीं से हम n/2 निकाल लेते हैं। n/2 क्या होगा, n है 20, तो n है 20, 20 का 2 से भाग करें कितना आएगा 10। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, भाई n 20 है तो n/2 मतलब 2 से भाग करेंगे n में, तो 20 में 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, n का मान 10 आ गया। अब आपको करना क्या है, इसी 10 को ढूंढना है किसमें है, ये मैक्सिमम सीमा है, ये 7 तक है। कहाँ तक है, ये 7 तक है, ये 11 तक है, ये 13 तक है, ये 15 तक। तो हमें 10 चाहिए, तो 7 में तो 10 आएगा, लेकिन 11 में 10 आएगा कि नहीं आएगा, 11 में 10 आएगा। ये 10 कहाँ तक है भाई, 11 है, 11 ये 7 से ज्यादा नहीं है, और ये 11 से ज्यादा नहीं, 11 से ज्यादा नहीं, 11 से कम तो ये है। तो ये वाली लाइन हम पकड़ लेंगे। ठीक, इस लाइन में ये जो F वाला आता है यही F है, और एकदम निचला सिरा होता है हमारा L, और इसके जस्ट ऊपर वाला होता है CF। समझ में आई बात, हमने CF निकाला, टोटल कितना है 20, क्योंकि फार्मूले में n/2 चाहिए, तो n/2 20 का आधा 10, यही 10 ढूंढो, 11 वाले में आएगा, मतलब इस 8 होता 7 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, 11 से ज्यादा नहीं जा सकता, तो इसी में तो आएगा 10। तो ये वाली लाइन ले लीजिए, इसमें जो F वाले में आएगा वही F होगा, और एकदम निचला वाला निम्न वर्ग की सीमा L होगी, इसके जस्ट ऊपर वाले को हम CF रख देंगे। ठीक, तो हमारे पास L चाहिए, L मिल गया है, n/2 चाहिए 10 मिल गया है, CF चाहिए CF मिल गया है, F चाहिए F मिल गया है, H चाहिए H निकाल लो भैया। यही तो है वर्ग अंतराल, उच्च वर्ग की सीमा माइनस निम्न वर्ग की सीमा, यानी 30 में से 20 घटाएंगे 10, कहीं से भी घटा लो कितना आएगा 10, तो H हो गया 10। सब हमारे पास है, फटाफट फार्मूले पे रख दीजिए, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर L, तो L कितना है 10, तो हम रख देंगे 10 प्लस n/2, n/2 आया है 10, तो इसकी जगह 10 माइनस CF कितना है 7, तो 7 बटे में F कितना है 4, तो यहाँ हो गया 4, और गुणे में H है, तो H कितना हमारे पास 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। सॉल्व करिए, ये 10 प्लस 10 में से 7 घटाएंगे, देखिए 10 में से 7 घटाएंगे 3, और नीचे क्या है 4, और गुणे में क्या है 10, तो यहाँ पे आइए 10 प्लस गुणा है 10 3 30, और 30 बटे 4, आगे सॉल्व करिए, इससे इसमें गुणा करेंगे, 4 दहा में 40, 4 दहा में 40, और 40 में 30 जोड़ेंगे 70, और बटे में क्या बचेगा 4। ठीक है, अब हमारी जो माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका समझ पा रहे हो, 10 3 30
बटे में 4। अब इसमें गुणा होगा 4 धाम 40, 40 धन 30 है, जोड़ देंगे, घटाव होता घटा देते हैं, 10 चौके 40, 40 30 70 और नीचे क्या है 4, 4 से 70 में भाग कर दो, 7 में कितनी बार जाएगा, काटेंगे 4 1 के 4 3 30, 4 7 28, 2 4 पंचे 20, यानी 17.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 70 में 4 से भाग कर लो, चाहे जिसे कर लो आप, ठीक है, 17.5 आ जाएगा। और ये जो आंसर आता है ना, जो लाइन हम पकड़ते हैं उसी के बीच में होता है, 10 और 20 के बीच में, तो इससे आप चेक कर सकते हो कि आंसर अगर इसके बाहर आ रहा है तो गड़बड़ है सवाल कहीं। बहुत अच्छा सा सवाल था, 6 नंबर में पूछता है, 4 नंबर में भी पूछता है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लिया होगा आपने। स्क्रीन शॉट ले गया, ऐसे 3 उंगली खींचा करो, जिसके में नहीं है तो वॉल्यूम वाली और लॉक वाली बटन दबा के खींचो। अलग अलग सिस्टम, कहाँ चली गई, हाँ यहाँ है, ये हो गया भैया, सेक्शन 1 खत्म, मतलब दूसरे क्वेश्चन में जितने भी सेक्शन थे सब हो गए। अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक बेलनाकार गिलास, बेलनाकार गिलास है भैया, तो ये रहा बेलन, लो ये हो गया बेलनाकार गिलास। एक बेलनाकार गिलास की आंतरिक व्यास, व्यास कौन होता है, ये त्रिज्या है, यहां से त्रिज्या है तो पूरा ही तो व्यास है, तो व्यास जो दिया है किसका, बेलन का, बेलन का व्यास, आंतरिक व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये बताओ तो इस बेलन की त्रिज्या क्या होगी, 5/2 सेंटीमीटर, ये पूरा 5 है तो त्रिज्या आधी ना होगी 5 की, तो 2.5 या 5/2 सेंटीमीटर लगा दो, ठीक है। कह रहा परंतु, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरी हुई अर्धगोला है। क्या कह रहा है, गिलास के निचले आधार, निचला आधार कौन, ये निचले आधार के बराबर त्रिज्या की, मतलब जितनी त्रिज्या ये है उसी त्रिज्या में एक उभरा हुआ अर्धगोला है, इसी में अंदर से उभरा हुआ अर्धगोला है, मतलब गिलास का पेदी नीचे से गहरा है, तो नीचे से गहरा है तो ऊपर ऐसे उठा है, तो जाहिर सी बात है पानी कम आएगा, पानी कम आएगा, ठीक है। और त्रिज्या इसकी भी क्या है, वही है, तो ये जब ऐसे अर्धगोला उभरा है तो हम कह सकते हैं अर्धगोले की भी तो त्रिज्या वही हुई, तो ये जो त्रिज्या है किसकी है, बेलन की है, तो अर्धगोले का भी तो वही होगा, अर्धगोले की त्रिज्या भी 5/2 सेंटीमीटर होगी क्योंकि उसी में है, ठीक है। अब कह रहा है यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, गिलास की ऊंचाई मतलब ये पूरा का पूरा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं गिलास ये पूरा क्या बेलन ही तो है, तो बेलन की ऊंचाई यानी h कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, आभासी धारिता, आभासी धारिता क्वेश्चन मार्क, तथा वास्तविक धारिता, तथा वास्तविक धारिता, और कह रहा है कि पाई का मान जो आप लेंगे वो 3.14 लीजिएगा वरना हम गलत कर देंगे, ये बोल रहा है। अब ध्यान से समझिए वास्तविक धारिता क्या होती है, अच्छा आभासी धारिता क्या होती है, आभासी धारिता मतलब अगर हम इसको देख रहे हैं गिलासा है तो गिलास बेलन के आकार का है, तो हम समझेंगे पूरा बेलन का आकार का है तो उतना ही तो पानी आएगा। अभी हम थोड़ी देख रहे अंदर वहां इसे उठा हुआ है, बाहर से हम गिलास देख के थोड़ी जान पा रहे हैं ये अंदर से आप वैसे भी देख के नहीं जान पाओगे, आपको लगा अपवर्तन हो रहा है, हम ये देख के थोड़ी बता सकते हैं कि ऐसे उभरा हुआ है, तो ये जो हमें वैसे ही देखने पे पता चल रहा है वो आभासी है, वास्तव में तो है नहीं, आभासी है, जो हमें लग रहा है पूरा बेलन भरा है, तो वो आभासी धारिता होगी। वास्तविक धारिता का मतलब क्या, कि जितना बेलन में है ये वाला कम करना पड़ेगा, ये वाला कम करना पड़ेगा, तो पहले हम क्या निकालते हैं आभासी, हमें देख के तो यही लग रहा है अगर ये बेलन है तो बेलन में जितना पानी आएगा वही गिलास की धारिता होगी, तो हम लिखेंगे क्या आभासी धारिता, सॉल्व करेंगे आभासी धारिता, वो शायद अगला वाला सा रहता है देख लेना, आभासी धारिता बराबर,
तो इस बेलन का ही तो आयतन होगा। धारिता मतलब आयतन होता है, आभासी धारिता क्या, इस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और ये गिलास है तो आप यहां लिख सकते हैं गिलास भी, क्या लिख सकते हैं, गिलास, गिलास का या की आभासी धारिता बराबर बेलन का आयतन। तो ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कितनी पानी आ सकती है, पानी सिर्फ पेंदी में ही तो आएगा पूरा, तो पूरा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हाइट बढ़ेगी तो एच, पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करिए, पाई का मान कह दिया 3.14, गड़बड़ कर दिया लेकिन लिखना पड़ेगा। तो 3.14, पाई का मान क्या 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर क्या है त्रिज्या, कितनी दी है त्रिज्या 5/2, तो 5/2 स्क्वायर है यानी एक बार और 5/2 गुणे एच, एच कितना है पूरी हाइट गिलास की 10। सॉल्व कर डालिए, देखिए 2 1 के 2, 2 पंचे 10, कोई दिक्कत नहीं, 2 से यहो काट दो, 2 1 के 2 इसको काटेंगे, देखिए 2 1 के 2, 3 1 जाएगा 11, 2 पंचे 10, 1 14, 2 सत्ते 14, 2 अंक पे दशमलव है चिपका दो, 2 से इसको भाग करेंगे 1.57 आएगा। अब हमें सॉल्व क्या करना है, इन सब को गुणा करना है, तो ये 1.57 गुणे ये 3 बार 5, पंचम 25 पच्चे 125। अब 1.57 में 125 से गुणा करिए, ठीक है, करना ही पड़ेगा भैया, 125 गुणे 1.57, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 के 7 हासिल 1 आया, 7 1 के 7 हासिल 1 8। अब 5 से करेंगे पंचम 25, 25 के 5 एक अंक छोड़ के, पंचम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 1 के 5 1 6। अब 1 से करेंगे, 1 पच्चे 5, तीसरी गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 तीसरी के नीचे से 1 पच्चे 5, 1 दूनी 2, 1 1 1। अब हम जोड़ देंगे, ये 5 हो गया, ये 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो गया, और ये 8 10 15 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और ये 1। देखो 2 अंक पे दशमलव तो पीछे से आके चिपका दो 2 अंक पे दशमलव। तो फाइनली जब हम इनका गुणा किए तो यह आ गया 196.25, और ये सेंटीमीटर में है तो आयतन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है हमारी गिलास की कौन सी धारिता, आभासी धारिता, आभासी धारिता। तो ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत। अब निकालेंगे क्या दूसरा क्वेश्चन, वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता मतलब ये जो पूरा गिलास का आया है, कितना आया पूरे गिलास का आभासी धारिता, ये इतना आया है, इसी में से हम ई वाला घटा देंगे। भाई पूरे गिलास में कितना पानी कम होगा, ये जो अर्धगोला है, ये अर्धगोले का जितना आयतन होगा उतना ना पानी कम आएगा उसमें, तो अर्धगोले का आयतन हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता, क्या समझ पा रहे हो, वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता क्या होगा, इसमें से गिलास की जो आभासी धारिता है कितना है 196.25, इसमें से घटा देंगे क्या अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पूरे गोले का आयतन 4/3, तो आधे गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। सॉल्व करिए, 196.25 माइनस 2/3 फिर पाई, बोला पाई को 3.14, कोई बात नहीं 3.14 गुणे आर क्यूब, त्रिज्या तो यही है भैया 5/2, तो क्यूब है तो 3 बार होगा, 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2, काटा पीटी करिए कटोटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं इसको, 2 1 के 2 1 3 11, 2 पंचे 10, 1 2 सत्ते 14, एक अंक पे दशमलव, 3 से तो ये कटेगा नहीं, 2 से अब किसी हाल में भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, दिख रहा होगा अभी भी आपको, इसको मिटा दूं क्या, ये बेलना मिटा दूं, बेलन क्या है जो भी हो, गिलास मिटा दिया हमने, आराम से अब आ जाएगा 196.25, 196.25, ये वास्तविक धारिता है। 196.25 माइनस 2/3, तो 2/3 गुणे
1.57, 1.57 गुड़े, इधर गुड़े कर लो, देखो पंचम 25 पच्चे 125, तो 125 बटे में 2 दूनी 4 तो ये 4 हो गया। ठीक है, 4 से अगर हम इसको चाहें तो काट सकते हैं, ये भी तो कट जाएगा, देखो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, कट गया भैया। 2 से इसको भी निपटा ही दो, 2 छक 12, 1 15 होगा, 2 सत्ते 14, 1 दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो 196.25, इसको तो ढोना पड़ रहा है इसे ही, कोई बात नहीं, इनका गुणा करिए। अच्छा 3 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, देखो 3 से इसको काट दो, 3 1 के 3 पूरा, 3 दूनी 6, इस 7 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, 1 15 होगा, 3 पचे 15, यहाँ दशमलव लगा था तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, क्या बचा हमारे पास 1.57, ये और गुड़े में ये बच गया हमारा 22.5। तो फाइनली क्या होगा, 196.25 में से इन दोनों का गुणा करके घटा देंगे, गुणा करिए 22.5 और गुड़े 1.57, 1.57, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 14 15 16 17, ठीक है, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 5 से इसमें करेंगे पंचम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, ये 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, पंचम 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, ठीक है। 1 से करेंगे तो पूरा तो ही आएगा, 1 पच्चे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, जोड़ दीजिए 5, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 5 5 10 2 12 हासिल 1, 13 के 3 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 2 1 3। दशमलव कहाँ लगाएं, गुणा में ध्यान देना, 2 अंक पे यहाँ, 1 अंक पे यहाँ, तो 2 1 3, 3 अंक पे 1 2 3, 3 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, तो आया कितना 35.325, 35.325। अब क्या करेंगे, घटा देंगे हम, अब क्या करेंगे, घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे कैसे, 196.25 में से क्या घटाएंगे, 35.325। घटाने का तरीका समझिए, दशमलव को रखिए दशमलव के नीचे, दशमलव के उधर 2 5, दशमलव के उधर 3 2 5 पूरा लगा दो, अब घटा दो इनको, खाली पड़ रहा है तो 0 बढ़ाओ जहाँ जहाँ खाली है, ये उधार लेगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, ये 2 में से नहीं जाएगा तो इससे उधार मांग लेगा, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9, दशमलव है दशमलव उतार लो, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, ये 9 में से 3 घटाएंगे 6 और यहाँ बचा 1, 1 में से 0 घटाएंगे 1, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ गया, 160.925 सेंटीमीटर क्यूब। ये है क्या हमारी एक्चुअल गहराई, एक्चुअल धारिता, वास्तविक धारिता ये है, और आभासी धारिता हमारी कौन सी थी, ये आभासी ज्यादा थी भाई, नीचे से जब वो उठा हुआ था, गड्ढा था, बेलन था ना हमारा, नीचे से जब ये उठा हुआ था तो पानी कम हो गया ना, तो 160 आना था, पहले कितना 196, बहुत का अंतर था। पता है होटल वाले ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे, जो उनका ग्लास होता है ना, वो नीचे देखोगे तो यहाँ ऐसे उठा होता है, दूसरा किसी किसी होटल में क्या करते हैं ना, ऐसे बना देते हैं, ऐसे, और ये पूरा चुरिया देते हैं, लगता है बहुत भरा है लेकिन नीचे का आयतन देखो कम है, जितना यहाँ इतने में, देखो इतने में जितना पानी आएगा ना या कॉफी आएगा, इसमें डालोगे तो पूरा भर जाएगा उतने में। ऐसे दुकान पे चाय वाला, जब आप चाय पीने जाते हो, अगर वो चाय वाला आपको इतना भर के दे दिया तो आपको लगेगा अरे यार इतने तो खाली है, क्या फर्क पड़ता है, जल जाएगा मुंह, लेकिन इतना अगर आप इस पूरे चाय को निकाल दो और इतना चाय इसमें डालोगे ना तो पूरा भर जाएगा नीचे वाला, इस हिसाब से खेला होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सवाल, नोट कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया होगा आपने, अगला क्वेश्चन कहाँ गया भैया, अगला है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का
चाप 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त, एक ठीक वृत्त बना लो भैया। अब व्यास इसका 42 है, व्यास क्या होता है d, अगर वो 42 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होती है इसकी आधा, तो 21 सेंटीमीटर होगी। व्यास डायमीटर 42 है, यानी ये पूरा पूरा 42 है, तो ये अधवा जो है वो कितना होगा, ये कैसे ना होगा, तो ये हो गया त्रिज्या। यहाँ सब नहीं करना है, हमने यहाँ लिख दिया है 21 है, ठीक। हाँ चला जाता है, हाँ 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। केंद्र है यहाँ पर एक चाप, मान लो ये इतना एरिया, यहाँ पर बना रहा है 120 डिग्री, कितना बना रहा है 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड तब होता है जब यहाँ कोई चाप लगा हो, चाप नहीं जीवा, तो कौन हो गया ये। तो ये बताओ अगर इसकी त्रिज्या कितनी है 21 है, ओ ए बी मान लेते हैं। अगर हम इस पूरे त्रिज्यखंड में से, ध्यान समझना, इस पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दें तो यही ना बचेगा, तो वही करना है, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या हम, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो होगा। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे, बस। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल सॉल्व करिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज क्या होता है, एक सिंपल फार्मूला होता है 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। लेकिन ये तब काम आता जब 90 डिग्री तक होता, कितना होता 90 डिग्री तक। कोई बात नहीं, हम इसको अलग तरीके से लिखेंगे। अलग तरीके से कैसे, 1/2, जो ए है भुजा वो आर ही होता है, आर का स्क्वायर, इसके बाद साइन, इस 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 180 माइनस 60 लिख सकते हैं क्या, 180 में से 60 निकालेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। तो जब साइन 180 माइनस थीटा होता है तो वो आता ही साइन थीटा है, आप 11th में जाएंगे सीखेंगे, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा होता है तो वो आता ही साइन थीटा है। सॉल्व करिए, थीटा का मान कितना 120, तो 120 बटे में कितना है 360 गुणे पाई का मान कुछ कहा नहीं है तो हम 22/7 रख लेंगे, गुणे आर स्क्वायर, आर है 21 तो हम 21 गुणे 21 कर लें, माइनस है तो माइनस 1/2 और गुणे आर स्क्वायर, फिर से आर वही है तो 21 गुणे 21 होगा, गुणे साइन जब थीटा होगा तो साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ध्यान से थोड़ी मेरी बात समझिए। क्या, अगर हम यहाँ से इसको लंब डाल दें तो 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 60 डिग्री होगा। और जब 60 डिग्री होगा तो फार्मूला क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है, तो त्रिज्या है या आधार है, तो यहाँ से लंब आधार का कंसेप्ट लगाएंगे तो साइन 60 ही आएगा। समझ में आ रहा है, तो अभी आपको एग्जाम देना है तो आप ये समझिए साइन 60 की वैल्यू रख देनी है। साइन 120 डिग्री का मान भी होता है √3/2, याद कर लो कितना, साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है 120 डिग्री का मान √3/2। सॉल्व करो, 120 3 360, 3 1 3, 3 7 21, 7 से 7 निपटा दो, कोई बात नहीं, बचा 22 और 21, 22 देखो 21 दूना, ऐसे कर लो 22 1 के 22 के 2 हासिल 2, 22 दूना 44, 44 2 46, ये हो गया। माइनस है तो माइनस, इनसे तो ये कटेगा नहीं, तो 21 21 सहिया 441 आई है √3 बटे में ये 2 दूनी 4, क्योंकि देखो बटे में करेंगे तो सब नीचे रहेगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर हम इससे इसमें गुणा भी करें घटा भी दें तो कोई फर्क नहीं, यही आंसर है। अगर आपको बहुत ज्यादा उतावलापन है एकदम सॉल्व करना
तो √3 का मान 1.73 होता है, रख के गुणा कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, जो आएगा इसमें से घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आंसर, इतना तो करो तुम लोग भाई, हाँ, तो यही चीज यहाँ उठा के छाप देना, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। इतना टाइम हो गया, अभी भी सब प्रॉपर सही चल रहा है ना, ठीक, ये पूरा हो जाता तो मजा आ जाता। आगे देखिए, एक काम करता हूं मैं, इतना एक बार सेव कर लेता हूं ना, पता चला गड़बड़ हो गया, इतना मैंने सेव कर दिया है ताकि डिलीट ना हो जाए, कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन, यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है, दो वर्ग, एक वर्ग ले लो भैया, ये वर्ग की सभी भुजाएं, अगर ये है तो सभी ये होगा, एक वर्ग और ले लो, इसकी भुजा बी मान लो, तो सब क्या हो जाएगा, बी 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 हो जाएगा। दो वर्ग है, कह रहा है दो वर्गों के परिमाप का योगफल, अच्छा इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तो 4a है तो क्या हो जाएगा परिमाप 4a, इसका परिमाप क्या होगा, 4 बार b है तो 4b हो जाएगा, ठीक। इनके परिमापों का योगफल 68 है, यानी इनको इनको जोड़ देते हैं तो 68 के बराबर है। इनके क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल b स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं, दो वर्ग है, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर a तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर b, ठीक है। तो पहले वर्ग का परिमाप, ध्यान समझना, सब लिखना पड़ेगा भैया, पहले वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग का परिमाप चारों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 है, क्षेत्रफल लिख लो, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। अब दूसरे पे आइए, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप क्या है, चारों बार भी है, चारों भी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4b। अब यही दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भी लिख लो, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा b स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई या भुजा स्क्वायर। अब समझिए, दो वर्ग था, एक की सभी भुजाएं हमने a मान ली, दूसरे की सभी भुजाएं b, तो माना पहले वर्ग की भुजा स्मॉल a, दूसरे वर्ग की भुजा स्मॉल b, तो परिमाप क्या होगा, चारों जोड़ देंगे, तो पहले वर्ग का परिमाप 4 है। अच्छा, इसी का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई या भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, तो पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। दूसरे पे आते हैं, दूसरे वर्ग का परिमाप, चारों b जोड़ेंगे तो दूसरे वर्ग का परिमाप 4b, और क्षेत्रफल बोल रहा है तो b स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी b स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। प्रश्न के अनुसार चलते हैं, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, दो वर्गों के परिमापों का योगफल, दो वर्गों के परिमापों का योगफल, पहले वर्ग का परिमाप 4 है तो लिख लो 4 है, और प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप 4b, तो 4b, दोनों का योगफल जोड़ देते हैं तो किसके बराबर है 68 के, दोनों में 4 कॉमन निकालो पहले, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस b बराबर 68, काट दो इससे, 4 1 के 4, 2 28, 4 7 28, यानी a प्लस बी बराबर क्या आ गया 17। यहाँ से अगर हम a का मान निकाल लें तो उधर 17, ये प्लस बी उधर जाएगा, माइनस का बी होगा, समीकरण 1, a का मान निकल गया, ठीक। फिर क्या कहा इसने, इनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 है, तो प्रश्नानुसार पहली स्थिति। दूसरी क्या है, इनके क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, चलिए a स्क्वायर, प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल b स्क्वायर, तो b स्क्वायर, इनके क्षेत्रफलों का योग जब जोड़ देते हैं तो ये बराबर है 157 के, 157 के, ठीक है। ये बताइए, यहाँ तो कुछ हम कर नहीं सकते, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इस a का मान इस समीकरण 2 में यहाँ रख देते हैं तो b का आएगा, b का उठा के यहाँ रख देंगे, a का आ जाएगा, तो लिखेंगे क्या हम, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो a स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या 17 माइनस बी, इस a की जगह हम लिख देंगे क्या 17 माइनस बी,
जबकि ये स्क्वायर है तो पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर है तो हम बी स्क्वायर लगा देंगे, बराबर ये कितना हमारा 157। अब जगह नहीं है हमारे पास तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप ये फिगर नोट कर लीजिएगा, ये फिगर ऐसे ही, ठीक है। नहीं भी नोट करेंगे तो ये जो लिख दिया हमने पर्याप्त है। आ जाइए यहाँ पर 17 माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, तब सॉल्व करते हैं, वरना तुम लोग कंफ्यूज रहोगे। प्लस बी स्क्वायर बराबर 157, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखिए ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए होता है पहला और बी होता है दूसरा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ए क्या है 17, तो हम लिखेंगे क्या 17 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी बी ही है तो बी का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए का मान 17 इंटू बी और बी का मान बी ही है, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, इसको हमने तोड़ लिया। अब प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर अब बराबर 157। 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 17 289 होता है, प्लस ये बी का स्क्वायर, ये देखिए पूरे में केवल एक जगह माइनस है, यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस से गुणा है तो माइनस हो जाएगा, 2 17 34 और 34 से बी में होगा 34 बी, देखिए 17 दूनी 34 से बी में होगा 34 बी, और यहाँ प्लस का क्या है बी स्क्वायर बराबर 157, बी स्क्वायर यहाँ भी बी स्क्वायर यहाँ भी, तो बी दो बार है तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक। और ये क्या है माइनस का माइनस 34b, और ये क्या है प्लस का 289, इधर हो गया हमारा, ये 157 इधर उठा लो तो माइनस का 157 होगा, उधर बच गया 0, कोई दिक्कत नहीं। 2b स्क्वायर माइनस 34b प्लस 289 में से 157 घटा दो, ठीक है। तो 9 में से 7 घटाएंगे 2, 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 2 में से 1 घटाएंगे 1 बराबर 0, ठीक है। दो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, दो कॉमन कर लो, कॉमन करने का मतलब सब में 2 से क्या कर दो भाग कर दो, इसमें भी 2 से 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 भाग कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 14 बार में तो 17 34, और 2 से इसको काटोगे 66 बार में, देखिए 2 छक 12 12 हासिल 1 2 छक 12, तो यहाँ क्या बचा कुछ नहीं बचा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 17b तो 17b प्लस 66 है तो 66, उस साइड क्या 2 से 0 में भाग करेंगे 0, ठीक है। अब इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणा करने पे 66 आए, जोड़ने घटाने 17, तो 11 छक्का 66 और 11 6 17, क्या क्या 11 और 6, देखो ये बी है तो दोनों में तो हम बी लगा ही लेंगे, और ये कहता है कि जो बड़ा है वो माइनस में, तो बड़ा है माइनस में, और प्लस में कहता है प्लस में तभी हो सकता है जबकि दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो एक तो फिक्स हो गया माइनस में है तो दूसरा भी माइनस ही लेना पड़ेगा। देखो 11 छक्का 66 और माइनस माइनस प्लस तो 66 हो जाएगा, गुणा इसमें होगा 66 बी स्क्वायर, तो 66 बी स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 11 भी 6 भी 17 भी, वो भी माइनस का, तो हमने गुणनखंड कर लिया, बी स्क्वायर क्या आया माइनस 11 बी, यही वाला माइनस 11 बी और फिर माइनस 6 बी, इस 17 को हमने तोड़ दिया इन दोनों में, प्लस का 66 बराबर 0, एक भाग ये रहा एक भाग ये रहा, इन दोनों में देखो b है तो b हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ b 2 बार है तो एक b बचा, माइनस है तो माइनस, ये b बाहर है केवल 11 रह गया। अगले ब्रैकेट में भी सेम यही होगा, अगर b यहाँ है तो b यहाँ भी होगा, तो इन्हीं में से निकालेंगे, अगर केवल b यहाँ होगा तो ये -6 तो नहीं चाहिए हमें, यही कॉमन हो जाएगा, और जैसे -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ b बचेगा, अब प्लस है, देखो जब इस प्लस में से माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ माइनस बचेगा, और 6 से 66 में करेंगे 11, ये सब मत सोचो, सीधा जैसे ही तुम्हारा कॉमन हो तो जो इस ब्रैकेट में लिखा है ना ये छाप दो, b-11 b-11 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो b-11 b-11 कॉमन कर लेंगे, b-11 बचा क्या, ये b बच गया, ये माइनस का 6 तो b-6 बराबर 0, दोनों को गुणा करने पे 0 आ रहा था, हम यहाँ तुलना करेंगे, तुलना कैसे, ये b-11 बराबर उधर 0 है तो ये b बराबर -11 उधर जाएगा प्लस का 11 हो गया, यहाँ से आइए b-6 बराबर 0 है तो यहाँ से b बराबर -6 उधर जाएगा क्या होगा +6 हो जाएगा, तो b के दो मान आ गए भैया, 11 आ गया और 6 आ गया, आप किसी का मान रख सकते हैं,
अगर 11 को रखेंगे तो जो आएगा वो इसके अनुसार आएगा। अभी दोनों को हम ट्राई करवा देंगे, है ना। चलिए, आप स्वतंत्र है, चाहिए रखो, आंसर सेम आएगा। थोड़ा सा और रह गया। बी का मान पता चल गया, कहाँ से निकाले थे, देखो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखे थे, इसी में, यही तो है समीकरण 1। अब उस बी का मान लाके यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे क्या हम, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ए बराबर 17 माइनस बी, देखो यही है ना, तो हमने लिख लिया। अब सॉल्व करो, ए बराबर 17 माइनस बी, बी का मान क्या रख दो 11, तो 11 रख दिया, तो ए बराबर क्या है, 17 में से 11 निकालेंगे तो 6, ए का मान क्या आ गया 6 आ गया। 6 11 ही आएगा, बात को समझिए। यहाँ 11 आया था तो हमने 11 रखा, क्या आया 6। मान लो हम 6 की वैल्यू रखते हैं, अगर 6 यहाँ रखते हैं तो 17 में से 6 निकालेंगे तो 11 बचेगा। हर हाल में 11 और 6 इसके 2 हल निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा पूछा क्या था जी, भुजा याद कीजिए, तो भुजा क्या हो जाएगा, 11 और 6 हो जाएगा। यहाँ से 11 ले लो तो यहाँ से 6, ये यहाँ से 6 ले लो तो यहाँ से 6 यहाँ रखेंगे तो 11 हो ही जाएगा। तो 6 और 11 ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन और है, आर अथवा करके, तो चाहे आप ये लगा लीजिएगा या इसके बाद जो मैं लगवाने जा रहा हूँ वो लगा लीजिएगा, ठीक है, दो में से कोई एक ही लगाना है। तो हट जाता हूँ, नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया, 3250 रुपए का ऋण, तो ऋण कितने का लिया 3250 यानी कर्जा, उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, पहले महीने में, पहले महीने में दिया पैसा 20 रुपया। भाई तुम 3250 किसी से ले ली, कहे हम धीरे धीरे देंगे, पहले महीने 20 रुपया दिया, फिर अगले महीने कुछ दिया, फिर अगले महीने कुछ दिया, सोचो महीने में 20 रुपया दे रहा है, लेकिन पहले महीने की बात है, पहले महीने में 20 रुपया दिया। फिर कह रहा, फिर वह प्रति माह 15 रुपया बढ़ाता गया, प्रति माह बढ़ा पैसा, प्रति माह बढ़ा पैसा, कितना बढ़ाया गया 15 रुपया, यानी 20 दे रहा था तो 35 देने लगा होगा। वह कितने महीने में ऋण चुकाएगा, कितने महीने में ऋण चुकाएगा। एक्चुअली ये सब लिखना ही नहीं था, बात को समझिए, ये आपका एपी का सवाल है ना, समांतर श्रेणी जो आप पढ़े हैं ना वहां का सवाल है। ये कहता है कि एक आदमी 3250 रुपए का ऋण ले रहा है, पहले महीने में उसने 20 दिया, तो ए बराबर हो गया 20, प्रति माह कितना 15, तो डी बराबर हो गया 15, और ऋण इतना हो जाता है, यानी ऐसे पैसा जोड़ के टोटल कितना होगा 3250, तो एस एन बराबर हो गया 3250। तो एस एन योग हो गया, यानी सब पैसा देगा तो जुड़ेगा ना भाई, आज 20 दिए, कल 35 दिए, फिर कल देंगे, तो पूरा जोड़ के ही ना काउंट करेंगे। एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल क्या होता है, अंतिम वाला पद, अंतिम हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अंतिम नहीं पता है तो क्या करेंगे हम, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कर देंगे। तो एस एन हमारे पास 3250 है, तो 3250, एन नहीं पता तो एन बटे 2, ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान 20 है तो 20 दूनी 40, प्लस एन नहीं पता तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 15 है तो यहाँ लिख देंगे क्या 15, ठीक है। इधर हमारे पास 3250 है, इधर एन बटे 2 है, ब्रैकेट में ये हमारे पास 40 है, प्लस 15 से एन में करेंगे तो 15 एन माइनस 15 एक के 15, तो 3250 बराबर एन बाई 2। देखो ये 40 में से 15 अगर हम घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 25, इस 40 में से ये 15 घटाएंगे तो 25, और प्लस का क्या है हमारे पास 15 एन है, ठीक है, 15 एन, इससे इसमें गुणा करेंगे
3250 बराबर n से 25 में होगा। देखिए इन दोनों से होगा, एक्चुअली गुणा है तो इसको ऊपर लाओ, n से 25 में होगा तो 25n प्लस है तो प्लस 15 से n में करेंगे तो 15n स्क्वायर, पूरे के बटे में क्या है 2। ये 2 भाग में इधर लाएंगे गुणा में होगा, तो इधर लाएंगे 3250 करेंगे तो 6500 हो जाएगा। देखो 2 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 3 6। इधर क्या बचा 25n प्लस 15n स्क्वायर, 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सब में क्या करेंगे हम 5 से भाग कर देंगे, 5 कॉमन है भाई, 5 1 के 5, 5 तिहाई 15, 5 1 के 5 पंचम 25, काटो 5 1 के 5, 1 15, 5 तिहाई 15, 1300। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, यहाँ हम लगा लेते हैं, इधर बच गया 5n और यहाँ क्या बचा है, इसको अलग है, इसको मत काउंट कर देना। यहाँ देखिए 3n बचा है, 3n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर और यहाँ प्लस में क्या बचा है 5n, प्लस में 5n बराबर इस साइड क्या बचा है 1300, 1300। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इस 1300 को इधर लाएं तो ये माइनस का 1300 हो जाएगा और उधर बराबर क्या है 0। अब इनका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, कॉमन लेने से तो काम चलेगा नहीं। गुणनखंड क्या होगा, इसमें इससे गुणा करो, 13 तिया 39 डबल 0, 39 तो ये माइनस प्लस माइनस का, और जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए, तो इस 3900 को तोड़ो, 13 तिया 13 में से 3 घटाएंगे 5 नहीं आएगा, तोड़ो देखो, 2 1 के 2 19, 2 9 18, 1 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 9 18, 1 15, 2 7 14, 1 2 पंचे 10, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 छक 30, पंचम 5 छक 30, 5 छक 30, 2 पंचम 25। अब 5 1 के 5, 5 तिहाई 15 और ये 13 से कट जाएगा, गुणा करो, 2 दूनी 4, तिहाई 12, पंचे 60, ये 60 हो गया और ये 13 पचे 65, 60 और 65, 65 में से 60 घटाएंगे 5 आएगा। ये कहता है कि बड़ा वाला प्लस चाहिए और ये माइनस में है तो छोटा वाला माइनस में, अच्छे से निकल गया। तो 3n स्क्वायर इधर और ये माइनस का 1300 इधर बराबर 0 इधर। इस 5n को हम क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, प्लस 65 n, n है ना तो सब में n हम लगा देंगे, प्लस 65n और ये माइनस का 60n, 65n में से 60n निकालेंगे 5n बचेगा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, इन दोनों में देखो 3 से ये भी कटेगा, 3 दोनों नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, एक काम करते हैं ना, इसको एक्सचेंज कर देते हैं तब कट जाएगा। पहले हम क्या लिख लेते हैं, माइनस का 60n और प्लस का 65n, अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 दोनों में है n, आगे पीछे आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं अपने हिसाब से, 3n कॉमन किए तो यहाँ n 2 बार है तो एक n बचा, माइनस 60 में 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 20 बार जाएगा और n बाहर है ही। अगले ब्रैकेट में भी सेम ऐसे रहेगा, यहाँ n चाहिए n, तो यहाँ n रखेंगे तो प्लस 65 काम का नहीं है तो प्लस 65 बाहर करो, ये उठा के छाप दो, n है और यहाँ माइनस है तो 20 बार, 20 बार जाएगा, 65 दूना 2 पंचे 10, 2 छक 12 13, कुछ सोचना ही नहीं है, 65 कॉमन हुआ यही लिख दो, 20 बराबर 0 करके देख लेना, 65 से इसमें 20 बार जाएगा, n माइनस 20, n माइनस 20 कॉमन हो जाएगा, बचा क्या 3n और ये प्लस का 65 बराबर 0, तुलना कर देंगे यहाँ से n बराबर माइनस का 20 उधर जाएगा, क्या होगा प्लस का 20, इसकी तुलना करेंगे 3n प्लस का 65 बराबर 0, तो 3n बराबर ये 65 उधर जाएगा माइनस का 65, और जब यहाँ से n निकालेंगे तो माइनस 65 बटे ये 3 हो जाएगा, n पद है भैया, महीना है कितने महीने में देगा, तो महीना नेगेटिव में थोड़ी आता है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 20, यानी 20 महीने में वो पैसा क्या करेगा दे देगा, 20 महीने में, 20 महीना लगेगा, हर महीना 15-15 बढ़ाएगा तो 20 महीने में इतना पैसा अपना चुका देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था इस वजह से इतना समय लग गया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, बहुत मंजिला भवन है, ऊंचा होगा भाई, लो ई बना दिए बहुमंजिला भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन, एक छोटा सा भवन है, ये मान लो कितना मीटर है, 6 मीटर। इसको ऐसे अगर हम कर दें तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। ठीक, 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 है। यहाँ से जब देखते हैं ना तो एंगल यहाँ से बनाते हैं। पहले क्या बोला है कि बहुमंजिला भवन के शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन के 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, ये शिखर ये तल, शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 है, यानी ये जो बना ये 30 बना और ये जो बना वो हमारा 45 बन गया। तो ये अगर हम इन दोनों लाइनों को देखें तो एक अंतर है, तो इसकी वजह से ये 30 हो जाएगा और इस 45 की वजह से ये हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, 30 और 45 है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवन की, एक भवन ये रहा एक भवन ये रहा, यानी इनके बीच की दूरी कौन, AB CD E। अब बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कौन, ये पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 6 है ही, ये जो हमारा DC है इसको हम मान लेते हैं H, H का मान जो आएगा उसमें 6 जोड़ देंगे, ये पूरे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। सॉल्व करते हैं। ठीक है, चाहे इस त्रिभुज में आइए चाहे इस त्रिभुज में, पहले तो हम इसमें आते हैं, ये जो दिख रहा बड़ा वाला कौन सा, ये D है भैया, ABD में, त्रिभुज ABD में ये थीटा के सामने लंब, लंब कौन सा, ये पूरा का पूरा क्या, DB, पूरा क्या DB, और इस DB में भी क्या है भैया, DC प्लस CB। तो 60 में हम करने के लिए क्या, इस DC को जो हम H माने हैं उसको H प्लस, और इसको जो 6, क्योंकि जितना ऊंचा ये उतना ऊंचा ये भी होगा, बराबर खींचा है तो ये 6 हो जाएगा। बताइए, थीटा के सामने ये लंब पूरा H प्लस 6 होगा, बटे में आधार, आधार कौन है AB, तो AB ही रहने दो, बटे में AB। तो हमने क्या किया, थीटा के सामने ये लंब, तो ये नीचे आधार, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसमें होता है, tan थीटा में, थीटा कितना है 45, तो H प्लस 6 बटे AB बराबर tan 45 का मान 1, तो H प्लस 6 बराबर AB, इधर जाएगा तो क्या आएगा AB, AB का मान क्या आ गया H प्लस 6, इस AB का मान क्या आ गया H प्लस 6, तो जहां कहीं भी AB होगा H प्लस 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम उसी का मान निकालते हैं जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो। अगर ये यहाँ से यहाँ तक H प्लस 6 है तो ये भी तो उतने होगा H प्लस 6, जो कि बराबर ही तो है। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में आइए, कौन सा, ECD, त्रिभुज ECD में, ECD में यहाँ थीटा के सामने ये लंब H है, तो H बटे आधार क्या है ये H प्लस 6, तो आधार हो गया H प्लस 6 बराबर, अब ये लंब बटे आधार हुआ तो tan थीटा, तो tan थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ क्या आया H बटे H प्लस 6 बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। हम क्या करेंगे, H निकाल लेते हैं, यहाँ से H निकाल लेते हैं। ठीक है, H निकाल लें या रहने दें, निकाल ही लेते हैं। H निकालेंगे तो ये इसको हटाना पड़ेगा, ये क्या है हमारा H प्लस 6, तो H प्लस 6 उधर जाएगा, गुणा होगा क्या होगा H प्लस 6 से 1 में गुणा होगा H प्लस 6 आएगा, और बटे में क्या है √3। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ से जो हमने बनाया ना थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ए भी तो आ ही गया है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसका गुणा कराइए, H से √3 में होगा तो क्या होगा √3H, और H प्लस 6 से 1 में करेंगे तो H प्लस 6 आ जाएगा। ठीक, इस H को उधर लाओ, √3H, ये H इधर आएगा, माइनस का H होगा, उधर क्या है 6, तो इन दोनों में H कॉमन है, यहाँ कर ले, अगर H हम बाहर कर लेते हैं
तो यहाँ क्या रह जाता है √3 और इसकी जगह 1 बराबर किसके है 6 के। तो h इज इक्वल टू इधर 6 है, ये √3 - 1 भाग में आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो h की ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, इसमें ये जोड़ देंगे। अच्छा, इसका अगर हम परमीकरण करें, परमीकरण कर लेते हैं, तो परमीकरण करेंगे तो इसी √3 + 1 से √3 + 1 दो बार हम क्या करेंगे, नीचे वाले के चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये चीज इक्वल टू 6 से √3 में करेंगे तो 6√3 और 6 से +1 में करेंगे तो 6। नीचे एक ब्रैकेट में a - b है, एक ब्रैकेट में प्लस b है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर होगा। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो यह चीज इक्वल टू दोनों में देखिए 6 है, तो 6 कॉमन कर लीजिए, बचा यहाँ क्या √3 और प्लस यहाँ पर 1, क्योंकि 6 बाहर है, बटे में 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 1 के 2, 2 3 6। तो हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 3 है तो 3 लिखो, ब्रैकेट में क्या है √3 और प्लस का 1। ठीक, अगर हम इनका गुणा कर दें, h इज इक्वल टू 3 से 3 में होगा तो 3√3 और 3 1 के 3, 3√3 + 3 आ जाएगा h का मान। हमसे क्या पूछा था, इस पूरे भवन की ऊंचाई कौन, BD, तो हम क्या निकाल लेते हैं BD बराबर क्या है DC + CB। तो यहां से अगर हम BD निकालते हैं तो BD बराबर DC हमारे पास h है प्लस CB हमारे पास 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये जो h है उस h का मान आ चुका है कितना √3, इसको हम लिख लेते हैं क्या, इसकी जगह 3√3 + 3, ये हो गया, अब प्लस का CB का मान क्या है 6। तो यहाँ से अगर हम पूरा BD निकालते हैं तो ये 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, और ये हमारे पास 3√3 है, 3√3 + 6 3 9। आगे देखिए, इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन करो, BD बराबर 3 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, √3 और यहाँ प्लस का 9 है तो प्लस 3 3 9, ये हो जाएगा, ये BD का मान आएगा 3 3 9। ये पूरा क्या हमारे पास आए, पूरी लंबाई आ गई। हमसे ये भी तो पूछा था दोनों खम्भों के बीच की, दोनों भवनों के बीच की दूरी AB, तो यहाँ से हम निकालेंगे AB बराबर क्या है h + 6, h + 6, h + 6। अच्छा, ये और ये दोनों तो सेम ही है तो सीधा हो जाएगा, इसके बराबर भी यही बराबर AB भी हो जाएगा, दोनों तो आंसर सेम ही है। अरे ये पूरा h + 6 है, ये भी तो h + 6 ही था 45 डिग्री की वजह से, सब सेम आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें करना चाहे तो आप ये वाला लगाइए, या अथवा करके एक बता रहे हैं उसको लगाइए, दोनों में से कोई एक लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए। हो गया होगा, बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है जी, इतना देर से पढ़ा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया, समतल भूमि कौन, ये लो, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार, छोटा छोटा बना दे, ये है समतल भूमि, ये रहा मीनार। ठीक, मीनार की एक छाया 20 मीटर अधिक होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। देखो भैया, दो हम बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई h मान लीजिए तो ये भी h हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम, एक का मीनार की बात हो रही है लेकिन स्थिति हम दो बना रहे हैं। ठीक है, स्थिति हम क्या बना रहे हैं, दो बना रहे हैं। तो ये मीनार है, क्या कह रहा है ये, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर बढ़ जाती है। मान लो इधर से सूर्य आ रहा होगा, ऐसे बना ले हम, तो इसकी परछाई जो है यहाँ पड़ रही होगी ABC, मान लिया इसकी परछाई x हो गया। ठीक, फिर क्या कहता है, और यहाँ पे क्या था, कह रहा है 20 मीटर अधिक हो जाती जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी यहाँ पर पहले 60 था, पहले क्या था 60 था, तो परछाई और बड़ी होगी क्योंकि ढला होगा, तो 60 से बढ़कर 30 हो जाता है, तो 20 मीटर अधिक पहले x था तो x + 20 हो जाता है, PQR। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझिए बात, ये लास्ट क्वेश्चन था 5 से, अब ये और क्वेश्चन बचे हैं आगे वाले B सेक्शन का, तो पहले इनको देखते हैं। ठीक है,
समझिए, यही मीनार है, दोनों मीनार सेम साइज के हैं, एक ही मीनार की बात हो रही है। जब यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, यानी दोपहर के बात हुआ होगा तभी तो 60 हुआ। सूर्य का उन्नयन कोण 60 था, तो हमने मान लिया कि इसकी परछाई यक्स थी। लेकिन जब ये 30 हो गया तो इसने कहा 20 बढ़ गया, तो यक्स से बढ़ के कितना हो गया 20। पहले इस बिल्डिंग की परछाई यक्स थी जब 60 था, और जब उन्नयन कोण 30 हुआ तो 20 बढ़ गया, तो इसी यक्स से 20 बढ़ गया। ठीक है, तो हम एक बार इस त्रिभुज में आ जाते हैं, फिर इस त्रिभुज में, दोनों का एच क्या है, सेम है, चाहे जिसमें कर लो। मान लो इसी में आ जाते हैं हम, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ये एच है, तो एच बटे में एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20, तो थीटा के सामने लंब और नीचे आधार, लंब बटे आधार किस में होता है, टेन थीटा बराबर टेन थीटा, और थीटा है 30 डिग्री। तो h बटे एक्स प्लस 20 बराबर टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यहाँ से अगर हम h का मान निकालते हैं, h बराबर x प्लस 20 उधर जाएगा तो भाग में तो इधर गुणे में होगा, तो x प्लस 20 और बटे में यही रह जाएगा √3। इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें भी h निकालेंगे, दोनों h बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। देखो कोई बिल्डिंग खड़ी है तो जमीन के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है, तो त्रिभुज ए बी सी में तो थीटा के सामने लंब h बटे में आधार x, तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, और थीटा कितना है 60, तो h बटे x बराबर tan 60 का मान √3। तो यहाँ से अगर हम h निकालते हैं, h तो x इधर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा x√3, समीकरण नंबर 2। एक और दो को ध्यान से देखो, ये भी h बराबर, ये भी h बराबर, दोनों का लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर होगा, क्योंकि दोनों भवनों की ऊंचाई भी, भवन हो मीनार हो कुछ भी हो, ऊंचाई सेम है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो लेफ्ट इसका बराबर है तो राइट बराबर होगा, एक्स प्लस 20 बटे √3, एक्स प्लस 20 बटे √3 यहाँ लिख दिया, बराबर होगा x√3, x√3। चलिए x प्लस 20 बराबर, ये √3 भाग में इधर भेजेंगे गुणा में होगा, तो जैसे ही √3 के साथ जाएगा तो √3 से √3 में √9 आएगा, √9 का मान 3 होता है, तो 3 हो जाएगा और x साथ में है। अब यहाँ पे देखिए 20 बराबर, उधर 3x है, इस x को उधर भेज दें तो माइनस का x होगा, तो 20 बराबर 3x में से एक x निकालेंगे 2x, तो 2 1 के 10, 2 2 दहम 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, इसने पूछा क्या था जी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार की ऊंचाई कौन है, h ही तो है, x का मान आया, अगर इस x का मान हम यहाँ रखेंगे तब भी h आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तब भी h आ जाएगा, कहीं भी रख दो। ये छोटा लग रहा है इसी में रख देते हैं, तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण किसमें 2 है, तो 2 में रख दो, 2 में रखने पर, तो 2 क्या है h इज इक्वल टू x√3, x का मान क्या है 10, तो हो जाएगा 10 और √3 है तो √3, यही हमारा आंसर है। और ये दिया किस में था भैया, बढ़ जाता है मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर, तो ये आंसर आ गया क्या हमारा 10√3 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 10√3 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतने सवाल तो आपके डन हो गए। अभी भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6